चीख चीख कर कहा है कि भाई ये रिपीटेड क्वेश्चन होता है, हर साल आपको आरएनए और डीएनए से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, नोटिस दे देता हूं आपको पहले ही, जो आपका सब्जेक्टिव चल रहा है ना, सब्जेक्टिव का जो वीडियो चल रहा है, यकीन कर मेरे भाई, जैसा चल रहा है वैसा चलते रहेगा। जो 900 क्वेश्चंस का मैंने बात किया वो तो चलेगा। अब सुनो, एक आप लोग के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात, 1000 प्लस हर एक सब्जेक्ट से, पीसीएम के हर एक सब्जेक्ट जो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है उसके 1000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का ऐसे सेशन आने वाला है बहुत ही जल्द। जय हिंद दोस्तों, तो क्या हाल है? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सब अपने अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग फिर से एक और बायोलॉजी की वीडियो के साथ लौट आए हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी का टॉप 35, ये जो 30 है ना, 35 ऑब्जेक्टिव्स को कवर अप करेंगे। ठीक है, जो 30 का आप देख रहे हो उसको भूल जाना है। 35 ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं 40 मिनट में। 35, ये 30 लिखा गया था वो मिस प्रिंट है, माफ़ कीजिएगा। तो 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो क्लास 12 बायोलॉजी के। ये पार्ट 4 होने वाला है। ठीक है, ये पार्ट 4 है। इससे पहले भी हमने कुछ पार्ट्स निकाले इस वीडियोज़ के, तो ये पार्ट 4 है जिसमें 1 to 35 क्वेश्चन को कवर अप करेंगे। ठीक है, 2 नंबर और 5 नंबर वाले टोटल जो क्वेश्चंस होगा वो 50 क्वेश्चंस होगा। तो बहरहाल अभी हम लोग देखने वाले हैं आपका 50 क्वेश्चन का कौन सा, तो आपका याद रखेंगे कि ये जो आपका वीडियो चल रहा है उसमें हम लोग सिर्फ 35 तक कवर अप करेंगे। इस बात को याद रखेंगे, 2 मार्क्स और 5 मार्क्स वाले। और एक बात याद रखिएगा कि जो आगे जो वीडियो आने वाला है ना, उसमें 2 मार्क्स और 5 मार्क्स तो है, लेकिन 6 to 9 क्वेश्चन को मैंने स्किप किया है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए मैंने उसको स्किप किया हुआ है, सीधा 10 क्वेश्चन से स्टार्ट किए हैं। तो पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पर है, शुरुआत करते हैं व्हाट इज सीमेन से। तो ध्यान से इसको देखिएगा। तो कहता क्या है, व्हाट इज सीमेन? व्हाट इज सीमेन? सीमेन क्या होता है? हाउ इज द सीक्रेशन ऑफ एक्सेसरी मेल सेक्स ग्लैंड सिग्निफिकेंट? हम लोग कैसे जो आपका एक्सेसरी मेल का जो सेक्स ग्लैंड होता है कैसे उसको पहचानेंगे, कैसे उसको जानेंगे? तो कहता है, देखिए, semen is the fluid mixture of spermatozoa and the secretion of the accessory male sex glands in the urethra। यूरेथ्रा में जो आपका जो मेल का जो सीमेन है वो मिक्सचर होता है स्पर्मेटोजोआ का, ठीक है, जो कि सिक्रेट करता है एक्सेसरी मेल सेक्स ग्लैंड से, जो कि यूरेथ्रा में आपको स्टोर रहता है। अब चलिए देखते हैं इसका सिक्रेशन। ठीक है, देखिए तो क्या क्या ये प्रोवाइड करता है। तो देखिए, प्रोवाइड फ्लूइड मीडियम फॉर ट्रांसपोर्टिंग स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म को ऐसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्लूइड मीडियम ऐसे प्रोवाइड करता है। सप्लाई न्यूट्रिएंट्स टू स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ को क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। मेंटेन द विएबिलिटी एंड मोटेलिटी बाय प्रोवाइडिंग प्रॉपर पीएच एंड आइकोनिक स्ट्रेंथ, ये भी काम करता है मेरे प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 2, और ये 2 नंबर से लेके 5 नंबर किसी में भी पूछ सकता है। नेम द हार्मोन्स दैट कंट्रोल द ग्रोथ मेंटेनेंस एंड फंक्शन ऑफ डक्ट सिस्टम, एक्सेसरी ग्लैंड्स, पेनिस, सेमीफेरस ट्यूबुलस एंड लाइडिंग सेल्स। देख मेरे भाई, मैंने इसको पार्ट 2 में डिस्कस किया था। मैंने इस क्वेश्चन को पार्ट 2 जब चल रहा था ना, ठीक है, स्टार्टिंग के जून में, तो मैंने इसको डिस्कस किया था। और मैं बता दे रहा हूँ ये एक बीबीआई क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको उठाया है दोबारा से। ठीक है, सभी के आपको क्या लिखना है, हार्मोन्स डैट कंट्रोल द ग्रोथ मेंटेनेंस एंड फंक्शन ऑफ डक्ट सिस्टम। ठीक है, सबका। तो देखिए, टेस्टोस्टेरोन प्रमोट द ग्रोथ मेंटेनेंस एंड फंक्शन ऑफ डक्ट सिस्टम। ठीक है, एक्सेसरी ग्लैंड एंड पेनिस। टेस्टोस्टेरोन प्रमोट करता है किसको, ग्रोथ और मेंटेनेंस के फंक्शन को कौन मेंटेन करता है, तो टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट, FSH regulates the growth of maintenance and function of seminiferous tubulus। seminiferous tubulus को कौन, तो FSH। नेक्स्ट, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH हार्मोन रेगुलेट्स द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ फंक्शन ऑफ लाइडिंग सेल्स। तो ये समझ गए, ये सारे के ग्रोथ और फंक्शन को कौन मेंटेन करता था, तो मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे दोस्त 3 नंबर, मेंशन द फंक्शंस ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स, यूरेटस एंड वेजाइना। इसका भी मैंने वीडियो पार्ट 2 में ऐसे कवर अप किया था। मैंने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा से इसको ऐसे डिस्कस करेंगे, तो फिर से कर रहे हैं। ये 5 नंबर में और 3 नंबर में, दोनों में, सॉरी 2 नंबर और दोनों में आपसे पूछ सकता है। फैलोपियन ट्यूब का आपको फंक्शन पूछ रहा है, यूट्रस का फंक्शन पूछ रहा है, और वेजाइना का। तो देखिए, फैलोपियन ट्यूब का फंक्शन, दिस कंडक्ट द ओवम टुवार्ड द यूरेट्रस एंड ओवम मे बी फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म इन इट। ठीक है, ये जो है ओवम को कंडक्ट करता है, और जब इसमें ओवम में जब स्पर्म आएगा तो उसको फर्टिलाइजेशन का भी काम कराने में इसमें मदद करता है। नेक्स्ट, यूट्रस। देखिए, यूट्रस का काम क्या होता है, द फर्टिलाइज्ड ओवम, जो हमारा यहाँ पर क्या
इसमें जो फॉलोपियन ट्यूब में हमारा जो फर्टिलाइज हुआ ओवम, तो वो फर्टिलाइज होने के बाद जो ब्लास्टोसाइट स्टेज है ना गेट्स इम्प्लांटेड ऑन द वॉल ऑफ द यूट्रस, जो इम्प्लांट हो जाता है ब्लास्टोसाइट्स वो आपका ऐसे यूट्रस पे से इन्वॉल्व हो जाता है और डेवलप्स इनटू द ग्रोइंग फोटस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के दौरान फोटस भी इसी में बनता है, तो यूट्रस का काम होता है। नेक्स्ट वेजाइना, अब इसका भी मैंने बता दिया था, वेजाइना ओनली फॉर सेक्स के लिए, जिसमें कि आपका सीमेन को कंडक्ट कराता है ताकि ऐसे आगे का प्रेगनेंसी प्रक्रिया आगे हो सके। तो देखिए वेजाइना इट रिसीव द सीमेन फ्रॉम द मेल ड्यूरिंग मेटिंग, जब ऐसे रिप्रोडक्शन होता है मेल फीमेल का मेटिंग होता है तो उसके दौरान ये ऐसे सीमन को ऐसे कंडक्ट कराने में करता है और चाइल्ड बर्थ के दौरान भी ऐसे ये कन्वे करता है चाइल्ड को आउटसाइड आने के लिए, बाहर आने के लिए वेजाइना से ही बाहर निकलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ कहता है राइट डाउन द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस के मेजर कंपोनेंट्स का आपको लिखना है। देखिए अगर बायोलॉजी का क्वेश्चन एकदम हिंदी में देंगे तो बोलेंगे सर आप क्या एकदम वल्गर तरीके से पढ़ा रहे हैं, आप यही बोलोगे। चलिए खैर हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका इसका पीडीएफ आप चाहोगे तो मिल जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही पीडीएफ अवेलेबल है। राइट डाउन द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ टेस्टिस कहता है, देखिए इन एडल्ट मेल जो होते हैं 14 ईयर्स के बाद का, इस टेस्टिस इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर, छोटे छोटे स्ट्रक्चर होता है। इस टेस्टिस इज अ कंपाउंड ऑफ ट्यूबुलर ग्लैंड एंड रिमेन्स पैक्ड विथ न्यूमरस हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलस, ठीक है। द टेस्टिस रिमेन्स सस्पेंडेड इन अ स्किनी सैक लाइक पाउच कॉल्ड स्कोट्रम। जो हमारा टेस्टिस होता है मेल का वो स्कोट्रम जैसे सेल में क्या होता है पैक होता है, उसका नाम स्कोट्रम बोलिए या स्कोट्रल सैक्स बोलिए, ठीक है। Scrotum acts as the thermoregulator to keep the testicular temperature 2 डिग्री लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर। देखिए बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से 2 डिग्री को ठंडा रखने में वो काम करता है। द स्कोट्रम इज divided internally into the right and the left scrotum sacs by muscular partitions. The spectrum scroti, a scalar-like raph, marks the lining septum. आगे इसी में इंग्यूनल पासेज जो कि आपका सीमेन वगैरह पास करने में जो मदद करता है, और इंग्यूनल कैनल्स इन द पासेज थ्रू विच द टेस्टिस डिसेंडेड डाउन इन द स्कोट्रल सैक, जो स्कोट्रल सैक्स वो कनेक्टेड होता है। इस टेस्टिस इज हेल्ड इन पोजिशन इन स्कोट्रम बाय अ स्मॉल थिक फाइब्रस कॉर्ड एंड द ग्यूरेनाकुलम एंड द स्पर्मेटिक कोड, ये सबसे ये कनेक्टेड रहता है। इच टेस्टिस इज सराउंडेड बाय द डिस्टिंक्ट कोड्स। देखिए किस किस से, तो सुनिका वेजिनालिस सुनिका, ये सबसे क्या होता है, सुनिका अल्बुगिनिया एंड द सुनिका वैस्कुलोसा, ठीक है, इन सभी से वो कवर अप होता है, ढका हुआ होता है। इस सेमिनिफेरस ट्यूबुलस इज लाइंड बाय अ सिंगल लेयर ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम विच गिव राइज टू स्पर्मेटोजोआ, जो कि ऐसे स्पर्मेटोजोआ को क्या करता है बर्थ करने में, जन्म करने में, यानी कि स्पर्मेटोजोआ को फॉर्मेशन में मदद करता है। और यही चीज़ रिलीज इनटू द ह्यूमन ऑफ द ट्यूब्यूल, और ट्यूब जो आपका ह्यूमन का पेनिस का ट्यूब्यूल होता है उसमें इसको रिलीज किया जाता है। उसके बाद से फिर अगर मेटिंग होता है तो वहीं से फिर आपका एक्टिवेट होकर के फीमेल के वजाइना में इंटर करता है। तो यही था हमारा क्या, और ये 5 नंबर में पूछेगा आपसे, 1 नंबर 2 नंबर में नहीं पूछेगा। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ टेस्टिस 5 नंबर में पूछेगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, व्हाट इज ट्रिपल फंक्शन, अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये एक MVVI क्वेश्चन है। ट्रिपल फंक्शन एक MVVI फंक्शन है, MVVI क्वेश्चन है, ठीक है। तो कहता है द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट N विथ सेकेंडरी न्यूक्लियस 2N टू प्रोड्यूस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस 3N इज नोन एज अ ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपलेट फ्यूजन भी आप इसको बोल सकते हो। जब मेल गैमेट N 2N के साथ इसे मिलेगा और प्रोड्यूस करेगा प्राइमरी इंडोस्पर्म को, या ये प्रोड्यूस को काट दीजिएगा प्राइमरी इंडोस्पर्म को, तो जो 3N के साथ जो बनेगा, 3N जो प्रोड्यूस होगा वही कहलाएगा आपका ट्रिपल फ्यूजन। तो मेरे प्यारे दोस्त, हमारे प्यारे दोस्त, जैसा कि आपने देखा 1 से लेकर के 5 तक के हमने जो क्वेश्चन सीरियल वाइज किए वो कवर अप, लेकिन हमने 6, 7, 8, 9 को स्किप कर दिया, ठीक है। इसके बाद हम लोग सीधा क्वेश्चन नंबर 10 से आप अभी उस पर डायरेक्ट जाने वाले क्वेश्चन नंबर 10 को। 6, 7, 8, 9 मैंने शुरुआत में बता दिया था, वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, इसके लिए मैंने उसको स्किप किया है। वो क्वेश्चन आपको एक स्पेशल वीडियो में आ जाएगा। तो अभी फिलहाल के लिए सीधा क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। अब 10 to 30 to 40 क्वेश्चन को ऐसे कवर अप करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ तक अगर देख चुके हो, अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, नहीं तो डिसलाइक कर सकते हैं, और PDF आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कहीं से भी ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, आपके स्क्रीन पर है दोस्त। हाउ डू ओरल पिल्स हेल्प इन बर्थ कंट्रोल, कैसे ओरल पिल्स जो होता है ना वो बर्थ कंट्रोल को ऐसे कंट्रोल करता है, और कुछ ऐसे ओरल पिल्स आप ऐसे सजेस्ट कीजिए। तो देख मेरे भाई, ओरल पिल्स आपका क्या करता है ना कि कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टिन्स एंड इजेस्ट्रोन को ऐसे क्या करता है, ये
बनाता है, कॉम्बिनेशन से बना होता है। ओरल पिल्स आपका क्या होता है, तो ओरल पिल्स आपका जो होता है ना, ये प्रोजेस्टीन्स और ये जो एस्ट्रोजेन से ऐसे बना होता है। ये क्या करता है, दे इनहिबिट ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन, ये ओवुलेशन और इम्प्लांटेशन को ख़त्म करने में मदद करता है। दीज अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्विलिक म्यूकस टू प्रिवेंट द रिटार्डेड एंट्री ऑफ स्पर्म्स, और ये ऐसे जो स्पर्म्स अंदर गया है उसको निकालने में, उसको ख़त्म करने में ये मदद करता है। और कुछ जो आपका पिल्स है कॉमन है, कंबाइंड पिल, माला डी और सहेली आपका आई पिल में से एक है, जो कि आई पिल आपका एक ब्रांड सुने होंगे। ओवरऑल अधिकतर बच्चे लोग जानते होंगे आई पिल के बारे में, तो वो भी आपका कंट्रासेप्टिव के तौर पर यूज़ किया जाता है आपका बेबी को ऐसे अबॉर्ट करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, नेम 2 टेक्निक्स फॉर डिटरमाइनिंग द कंडीशन ऑफ फोटस। फोटस का डिटरमाइन करने के लिए 2 टेक्निक का नाम बोलिए, ठीक है। और ये यकीन करो, जब आप लोग ऐसे शादी वगैरह करोगे, तो जब आप लोग का ऐसे बेबी वगैरह आने वाला होगा ना, तब उस टाइम ये सब आपको बहुत ज़्यादा ऐसे काम आएगा, काफ़ी ज़्यादा ऐसे आपको ऐसे समझ में अगर याद रहा तो आप लोग सोचोगे अरे भाई ये तो मैंने जाँच पढ़ा था, इस दौरान बताया गया था। तो चलिए फोटस को ऐसे जाँच करने के लिए कौन सा 2 आपको टेक्निक है, तो देखिए 2 टेक्निक है आपका। पहला टेक्निक है क्रोनिक वायरलेस सैम्पलिंग, ठीक है, CVS। CVS आपका पहला होता है। क्या होता है ना कि फोटस सेल्स आर सक्ड इनटू अ कैथर पास थ्रू द सर्विक्स विदाउट इंजरिंग द फोटस। ये क्या करता है आपका ऐसे जो फोटल सेल्स है ना, उसको जो कैथर का है वो सर्विक्स से पास कराता है बिना किसी इंजरी के फोटस को। दिस प्रोवाइड अ मास ऑफ रैपिडली डिवाइडिंग फोटल सेल्स फॉर डिटेक्शन ऑफ एनी क्रोमोजोनल डिसऑर्डर। और ये बेबी नॉर्मल है या फिर उसमें कोई बीमारी है या नॉर्मल है, तो ये सारी चीज़ों को पता इसी चीज़ में चलता है आपका CVS में, तो ये काम आता है। दूसरा है अल्ट्रासाउंड इमेजिन और सोनोग्राफी। सोनोग्राफी भी आप सुनोगे, सोनोग्राफी टेक्निक यूजेज हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव रेंजिंग बिटवीन 1 to 15 मेगाहर्ट्ज। तो आपसे ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपका अल्ट्रासाउंड इमेजिंग या सोनोग्राफी में कितना है हर्ट्ज का साउंड ऐसे यूज़ किया था फ्रीक्वेंसी, तो ये याद रखेंगे 1 to 15 मेगाहर्ट्ज का, ठीक है। दिस टेक्निक इज़ टोटली हार्मलेस, ये कोई भी ऐसे हार्म नहीं पहुंचाता है, ना बेबी को ना ऐसे मदर को। नॉन इन्वेंसिव एंड इट डज नॉट यूज एनी आयरोनिक रेडिएशन, कोई भी ये हार्मफुल रेडिएशन को भी ऐसे कंटेन नहीं करता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हमारे प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर, वाई हैज़ एमिनोसेंटेसिस बीन बैंड। एमिनोसेंटेसिस बैन क्यों है, एमिनोसेंटेसिस बैन क्यों है, तो देख मेरे भाई, एमिनोसेंटेसिस इज़ अ पेरेंटल डायग्नोस्टिक टेक्निक टू डिटरमाइन द जेनेटिक डिसऑर्डर इन द फोटस। देखो ये चीज़ को ऐसे बैन किया गया है कि जेनेटिक कोई ऑर्डर डिसऑर्डर तो नहीं है, बच्चा पागल तो नहीं है, बच्चा का ऐसे दिमागी संतुलन खराब तो नहीं है, तो ये सारी चीज़ें या फिर कुछ ऊट पटांग माँ के पेट में जो बच्चा चल रहा है, बच्चा जो पढ़ रहा है उसमें कोई खराबी तो नहीं है, तो ये सारी चीज़ों को पता जो कर लेते हैं डॉक्टर सब, उसी को ऐसे बैन कर दिया गया, ठीक है। A small amount of amniotic fluid is drawn with a syringe. Amniotic fluid contains some foetal cells which can be examined from chromosomal abnormalities. Amniocentesis is being misused to kill the normal female fetus. That is why this malpractices is banned. देखिए अब क्यों इसको बंद कर दिया गया था, तो बंद इसलिए कर दिया गया था ना क्योंकि लोग को अगर पता चल जाता था कि जो बच्चे पेट में जो पल रहा है वो लड़की है, तो उसको पेट में ही मार दिया जाता था। आपने जयेश भाई जोरदार को देखा होगा, तो ये सारा टेक्निक से ऐसे मार देते थे, तो इसके लिए ऐसे कंप्लीटली इसको बैन कर दिया। आप जाओगे ना कभी अगर डॉक्टर के पास, तो देखना जो ये सब करती है सोनोग्राफी वगैरह, तो एकदम लिखी रहेंगी साफ साफ कि बच्चे का भ्रूण मतलब कि उसका जो सेल है कौन सा हुआ लिंग है, उसका जांच करवाना दंडनीय अपराध है, ठीक है, लिखा रहता है बजाते, आप देख सकते हो। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। 13 देखिए कहता है, हु इज सरोगेट मदर। अब सरोगेट मदर का अगर याद दिलाया जाए तो आपको मिम्मी याद होगा। मिम्मी मूवी जो आपने देखा था कृति सेनन का, सरोगेसी, पंकज त्रिपाठी वाला, शायद पंकज त्रिपाठी नाम है, याद नहीं मेरे को, हाँ मिम्मी वगैरह का आपने देखा होगा। सरोगेसी का उसमें जिक्र किया गया था कि दूसरे का है से स्पर्म और मदर कोई और। चलिए, surrogate mother is a mother who substitute the real mother to the nurse embryo because some women can produce ovum but cannot support a full term pregnancy। देखिए surrogate mother ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि जो कुछ महिलाएं होती हैं तो वो ओवम तो ऐसे प्रोड्यूस कर लेती हैं, लेकिन उसको ऐसे पूरा प्रेगनेंसी तक ऐसे कंटेन करके नहीं रख पाती हैं, उनका थोड़ा सा बीमारी होता है, तो इसके लिए ऐसे ये surrogate mother का जो कि अच्छा हेल्दी होता है उसको ऐसे चुना जाता है। Thus, an embryo is implanted into the womb of another woman who carries the term of pregnancy and give birth to the healthy baby। और इसलिए जो
वॉम्ब होता है दूसरे फीमेल के अंदर ऐसे ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है ताकि हेल्दी बेबी को ऐसे क्या कर सके, बर्थ जन्म हो सके। तो ये था हमारा सरोगेट मदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कहता है लिस्ट सम प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय एडोलेसेंट्स। एडोलेसेंट्स के द्वारा जो कुछ भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है उसको आपको बताना है। तो देख भाई एडोलेसेंट्स में जब आप एंट्री करोगे ना तो हेल्थ मैटर होगा, एक्सीडेंटल इंजरी होगा, डिप्रेशन एंड सुसाइड और सब्सटेंसेस अब्यूज़ वगैरह, ईटिंग डिसऑर्डर हो जाएगा आप में, अनवांटेड प्रेगनेंसी हो सकता है और वायलेंट भी हो सकते हैं, वायलेंस भी हो सकता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी आपका हो सकता है। तो ये सारे बीमारियां आपका सारी चीज़ें किससे, तो एडोलेसेंट्स में आपको मिलेगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में 16 to 21 के आसपास चलेगा। तो व्हाट आर द टेस्ट ट्यूब बेबीज। टेस्ट ट्यूब बेबीज़ क्या होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंडरलाइन कर लीजिएगा, वीवीआई क्वेश्चन है। टेस्ट ट्यूब बेबीज़ क्या होता है, तो मेरे भाई टेस्ट ट्यूब बेबीज उसको कहते हैं वोमेन हु कैन नॉट कंसीव कैन हैव अ बेबी बाय स्पेशल टेक्निक। देखिए वैसे ही वोमेन जो कि ऐसे बेबी को ऐसे कंसीव नहीं कर सकते हैं, जो अपना मेटिंग हुआ, मेल और फीमेल के बीच में मेटिंग हुआ तो स्पर्म डोनेशन के दौरान जब हुआ तो जब ऐसे फर्टिलाइज का बारी आता है तो वो कंसीव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो जो वैसी महिला जो कंसीव नहीं करते हैं तो ओवम फ्रॉम मदर इज टेकन आउट फर्टिलाइज इन द लैब, और जो ओवम होता है उसको मदर के जो भी है उसको से निकाल लिया जाता है ट्यूब में से और लैब में इसको फर्टिलाइज करवा दिया जाता है, ठीक है। द एम्ब्रायो इज री इम्प्लांटेड इन टू द यूट्रस, और उसके बाद ऐसे जो मेल मदर की जो यूट्रस होता है उसमें दोबारा से एम्ब्रायो को इम्प्लांट कर दिया जाता है, क्योंकि एम्ब्रायो बन गया तो उसके बाद ऐसे नॉर्मल बेबी का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो कंसीव ही नहीं होगा तो एम्ब्रायो कहाँ से बनेगा, इसलिए से उनके ओवम से ओवम को ऐसे निकाल लिया जाता है, उसको लैब में फर्टिलाइज करते हैं, उसके बाद ऐसे उसको यूट्रस में दोबारा डाल देते हैं। एम्ब्रायो डेवलप्स इनटू अ नॉर्मल बेबी, उसके बाद एम्ब्रायो आपका नॉर्मल बेबी में चेंज होता है। द ऑफ स्प्रिंग दस प्रोड्यूस इज कॉल्ड अ टेस्ट ट्यूब बेबी, और उसी से जो पैदा होगा ना बच्चा उसी को बोलेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी। इट इज़ डन बाय IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रायो ट्रांसफर टेक्निक्स। ये किसके द्वारा होता है, तो IVF या फिर एम्ब्रायो ट्रांसफर टेक्निक के द्वारा आप इसको अंजाम दे सकते हैं। तो हमारे प्यारे दोस्त यही थे हमारे, जो था पिछला क्लास में व्हाट आर टेस्ट ट्यूब बेबी, जो कि पिछले क्लास में हमारा कंप्लीट हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 16 आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर परमानेंट मेथड्स फॉर कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन का परमानेंट मेथड आपसे पूछा है हमारे प्यारे दोस्तों। कॉन्ट्रासेप्शन का जो परमानेंट मेथड होता है वो देख लीजिए क्या क्या होता है। स्टेरिलाइजेशन मैंने थोड़ा गलत बोल दिया था। स्टेरिलाइजेशन आपका परमानेंट और श्योर मेथड होता है किस चीज़ का, तो कॉन्ट्रासेप्शन का, ठीक है। अगर आपसे कॉन्ट्रासेप्शन कोई टैबलेट्स वगैरह से करते हो तो चांसेस है कि वो होगा नहीं होगा, लेकिन हाँ स्टेरिलाइजेशन अगर आप करते हैं तो इससे आपका 110% आपका मेथड जो है वो कॉन्ट्रासेप्शन को क्या करता है, रोक देता है, ठीक है। इट इज़ डन बाय वैस्कोटोमी इन मेल्स एंड ट्यूबेकोटोमी इन फीमेल्स। देखिए अगर फीमेल की बात करें, मेल की अगर बात करें तो कॉन्ट्रासेप्शन के लिए मेल में यूज होता है वैस्कोटोमी का और फीमेल में ट्यूबेकोटोमी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछ सकता है। अब इसको थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लीजिए। In the short procedures, a short segment of vas deferens or oviduct is removed and tying the remaining ends with surgical thread. These methods do not interfere the normal healthy life of the individuals. They block the transport of gametes to avoid fertilization. ये बस रोक देता है, जब ये मेथड किया जाता है ना तो इसमें बस ऐसे गैमेट्स को ट्रांसपोर्ट होने से रोक दिया जाता है ताकि ऐसे वो लोग फर्टिलाइज ना कर सके, ठीक है। इससे किसी के भी, ना तो फीमेल को ना तो मेल को, किसी को भी हार्म नहीं होता है। तो यही था आपका क्वेश्चन नंबर 16, परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। प्यारे दोस्त क्वेश्चन नंबर 17, डिफ्रेंशिएट बिटवीन वैस्कोटोमी एंड ट्यूबेकोटोमी। वैस्कोटोमी और ट्यूबेकोटोमी में डिफरेंस अभी थोड़ा देर पहले देखा ना, वैस्कोटोमी आपका मेल के लिए होता है और ट्यूबेकोटोमी आपका फीमेल के लिए, बट फिर भी देख लो। वैस्कोटोमी एंड ट्यूबेकोटोमी आर बोथ परमानेंट मेथड्स फॉर कंट्रासेप्शन, ठीक है। और इसको हम लोग स्टेरिलाइजेशन भी कहते हैं, थोड़ा देर पहले देखा था स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस में आता है, ठीक है। तो देखो इंटरकनेक्टेड सारे क्वेश्चंस हैं। तो वैस्कोटोमी और ट्यूबेकोटोमी में डिफरेंसेस कहता है, वैस्कोटोमी डन इन मेल्स, डन इन फीमेल्स, पहले बता दिए हैं। उसके बाद देख लीजिए, A short segment of vas deferens is removed, a short segment of oviduct। फीमेल में होता है तो डिफेंस और मेल में होता है तो डिफेंस और फीमेल में तो ओविडक्ट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, ज़्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं, 2 नंबर वाले क्वेश्चन से काम चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, कंपेयर जीनोटाइप एंड फिनोटाइप।
जीनोटाइप और फेनोटाइप को आपसे कंपेयर करना है, डिफरेंस आप इसको कह सकते हो। तो देखो मेरे प्यारे दोस्त, कहता है जीनोटाइप में, जीनोटाइप इट इज़ जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जेनेटिक कंस्टिट्यूशन, जेनेटिक मतलब कि जीन से बनावटी होता है, और ये होता है ऑब्जर्वेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। चलिए क्वेश्चन टाइप नंबर 2, इसका डिफरेंस, द जीनोटाइप ऑफ सेक्सुअली प्रोड्यूस डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स इज इस्टेब्लिश्ड एट द टाइम द जाइगोट इज प्रोड्यूस। देखिए जीनोटाइप में क्या होता है ना, जो सेक्सुअली प्रोड्यूस होता है ना डिप्लॉयड, उसमें इंडिविजुअल है जो एस्टैब्लिश कर देते हैं जाइगोट के समय, वो बनता है, ठीक है। फिनोटाइप में आपका फिनोटाइप ऑफ द जीनोटाइप इंडिविजुअल चेंजेस विथ डेवलपमेंट एंड एज, इसमें चेंजेस होता है, इसमें ऐसा नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर तुम लोग प्यारे दोस्त, इसी का थर्ड डिफरेंस में देख लो, इट इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द इन्वायरमेंट। आपका जीनोटाइप में इन्वायरमेंट से कोई मतलब नहीं है, इन्वायरमेंट की जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका ये इन्वायरमेंट से, फिनोटाइप में इन्वायरमेंट आपका बहुत ज़्यादा ऐसे निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 19 हमारे प्यारे दोस्त, कहता है इफ़ द ऑफ स्प्रिंग विथ अननोन डोमिनेंट जीनोटाइप क्रॉस्ड विथ एन इंडिविजुअल होमोजाइनस रिसीव्स फॉर द ट्रेट। अगर क्रॉस स्प्रिंग हम लोग कराते हैं, ठीक है, अननोन डोमिनेंट का, तो क्या उसमें रिसीव होगा होमोजीनियस, जो भी पेरेंट्स का होगा वो रिसीव होगा। एंड द फेनोटाइप ऑफ द F1 प्रोगेनी इज एग्जामिन्ड, इलिस्ट्रेट योर आंसर विथ पॉसिबिलिटीज़। देखो घर में है तो हम किचन के बगल में बैठे हुए, तो बर्तन वगैरह का थोड़ा आवाज़ आ रहा होगा, तो उसको नेग्लेक्ट कर देना, ठीक है। चलिए तो कहते हैं आंसर में पॉसिबिलिटी क्या क्या है, देख लीजिए। पॉसिबिलिटी में पॉसिबिलिटी नंबर 1, इफ़ द अननोन इज होमोजीनस, यानी कि वाई अगर है, अननोन आपका वाई है, तो क्रॉसिंग कराते हैं हम लोग उसको ग्रीन रिसीव से, यानी कि वाई से ही कराते हैं, तो आपको येलो ऑफ स्प्रिंग देगा हाइब्रिड, जिसको कि आपका क्या हो जाएगा, एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई, ठीक है। जिसमें पेरेंट्स देख लीजिए दोनों स्मॉल वाई है, एक्स आया फिर स्मॉल वाई, इसमें वाई फिर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। तो क्या होगा ना कि जितने भी आपका जो ऑफ स्प्रिंग हुआ F1 जनरेशन का, सारे के सारे कैपिटल वाई और मतलब स्मॉल वाई में 100% येलो वाला होगा, ठीक है। तो ये समझ के क्रॉस कराने पे। दूसरा जो है पॉसिबिलिटीज़ कहता है, अगर अननोन हमारा हेट्रोजीनस है, यानी कि कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, अगर क्रॉसिंग करा दें हम लोग ग्रीन रिसीव के साथ, वाई के साथ, रिजल्ट 50% है कि वो येलो आएगा, उसका अपोजिट वो 100% है, ये 50% है, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है इपेस्टिक इंटरेक्शन बिटवीन गैंस, जीन्स है यहाँ पर, ये गैंस नहीं है, जीन्स है यहाँ पर, इसको जीन्स कर लीजिएगा, ये गैंस नहीं जीन्स है। जीन्स काउज डिपार्चर्स फ्रॉम मेंडेलियन फेनोटाइपिक डाइहाइब्रिड रेशियो, सपोर्ट योर आंसर विथ एन एग्जांपल ऑफ फ्लावर कलर इन स्वीट पी लाइथरस ओडोरेटस। आपको एग्जाम्पल भी एक देना है, चलिए तो देखते हैं इसको एग्जाम्पल के साथ। लाइथोरस ओडोरेटस में अगर देखा जाए, लाइथोरस ओडोरेटस में अगर देखा जाए, एक तरह से फ्लावर में देखा जाए, जो डोमिनेंट एली होता है वो डिटरमाइन करता है फॉर्मेशन ऑफ पर्पल कलर का, जो डोमिनेंट होता है वो ऐसे पर्पल कलर फ्लावर का ऐसे दिखता है। बट नाइदर पीपी और स्मॉल पीपी विल एक्सप्रेस कलर अनलेस अनदर जीन सी इज प्रेजेंट इन द डोमिनेंट, दैट इज सी, कैपिटल सी और स्मॉल सी, ठीक है। देखिए लेकिन अगर ये पर्पल कलर का है, डोमिनेंट तो होगा, लेकिन तब तक कुछ भी नहीं होने वाला जब तक कि आपका जो आपका कैपिटल पी और स्मॉल पी आपका जो बनेगा, ठीक है, दूसरे के साथ, जीन के साथ, दूसरा जीन सी के साथ उसमें प्रेजेंट है, और वो ऐसे कैपिटल सी और स्मॉल सी को रिसेसिव सी जब तक उसमें इंटरफेयर करेगा, ठीक है, तब जा करके जो पीपी का फॉर्मेशन होगा वो आपका लीडिंग वाइट फ्लावर्स होगा, ठीक है। आगे इसी में कहता है अक्रॉस पर्पल, अक्रॉस बिटवीन पर्पल PPCC एंड वाइट PCCC गिव्स ऑल द पर्पल, यानी कि F1 हाइब्रिड्स, ठीक है। सेलिंग ऑफ द हाइब्रिड्स PPC गिव्स राइज टू द पर्पल एंड वाइट फ्लावर ऑफ स्प्रिंग इन द रेशियो। इसको रेशियो में कितना में निकालेगा, तो 9:7 में। और लास्ट जो आपका नॉर्मल मेंडेलियन रेशियो निकलता है वो आपका निकलेगा 9:3:3:1। तो यही था हमारा दोस्तों आज के क्लास का मतलब। हमारे प्यारे दोस्त कहता है व्हाट इज, ध्यान से देखना मेरे प्यारे दोस्त, कहता है व्हाट इज पेडिग्री एनालिसिस। देखिए पेडिग्री डॉग का फूड भी आता है, ठीक है, लेकिन वो मत समझिएगा। कह रहा व्हाट इज पेडिग्री एनालिसिस एंड व्हाट आर सिंबल्स यूज इन सच एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है और इसमें कौन कौन से चिन्ह यानी कि सिंबल वगैरह को यूज़ किया जाता है। देखिए पेडिग्री एनालिसिस आपका एक सिस्टम है, एनालाइज करता है क्या, द डिस्ट्रीब्यूशन एंड मूवमेंट ऑफ द ट्रेड्स इन द फैमिली ट्री। फैमिली ट्री में ये डिस्ट्रीब्यूशन और मूवमेंट का ट्रेड्स को ऐसे क्या करता है, ये सिस्टम को ऐसे बताता है, ठीक है।
अब क्या पूछा इसका, सिंबल्स। तो चलिए सिंबल्स आपका इसको दिखाते हैं। पहला सिंबल जो है ना सर्कल ओ, आपका पहला सिंबल जो होता है सर्कल ओ से डिनोट होता है, ठीक है, जो कि फीमेल्स, और जो स्क्वायर जो आपका होता है ना ये, इसको आपको डिनोट करता है मेल्स को। कोई दिक्कत, ये सिंबल है। दूसरा आपका जो सिंबल है सॉलिड शेप का रेक्टेंगल का, देख सकते हो ना, ये रिप्रेजेंट करता है ट्रेड बीइंग स्टडीड एंड ओपन सिंबल्स, ठीक है, ये बताता है कि इसका स्टडी चल रहा है, स्टडी हो चुका है। तीसरा जो सिंबल है आपका अभी तक क्रॉस लाइन, ये आपका इंडिकेट करता है कैरियर ऑफ रिसेसिव ट्रेट, ठीक है। नेक्स्ट आपका पेरेंट्स आर ज्वाइंड बाय हॉरिजेंटल लाइंस, पेरेंट्स किससे ज्वाइन होता है तो हॉरिजेंटल लाइन से। देयर ऑफ स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड टू हॉरिजेंटल लाइन बिलो द पेरेंट्स इन ऑर्डर ऑफ द बर्थ। तो ये थे हमारे क्या, तो हमारा पेडिग्री एनालिसिस, और उसके बाद पेडिग्री एनालिसिस का सारे का सारे सिंबल, और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, पहला क्वेश्चन आप इसको जरूर याद करेंगे। चलिए हमारे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट आर मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। इसको वीवीआई टिक कर लीजिएगा, इसको टिक कर लीजिएगा वीवीआई के तौर पर। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स क्या होता है हमारे प्यारे दोस्त, तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आपका डिटरमाइन किया जाता है किससे, पहले तो जान लो। मेंडेलियन डिसऑर्डर आपको खोजा जाता है किसके द्वारा, तो अल्टरनेशन और म्यूटेशन इन द सिंगल जीन। अल्टरनेशन यानी कि आपका अल्टरनेट हो सकता है सिंगल जीन में, ठीक है। दीज डिसऑर्डर्स वन ट्रांसमिटेड टू ऑफ स्प्रिंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, और ये जो डिसऑर्डर होता है इनहेरिटेंस मतलब कि पूर्वज से है, जो होता है ना कि पूर्वज से ही मिला हुआ है, ये जो पुरखानी जिसको बोलते हैं ना, पुश्तैनी मिला हुआ है, तो वही चीज़ इसको कहते हैं कि पूर्वज से हमको मिला हुआ है, तो ऑफ स्प्रिंग को पूर्वज से मिलता है छोटे बाल बच्चा को। आगे कहता है द फॉल्टर of inheritance of such Mendelian disorders can be traced in family by the pedigree analysis, और किसी भी ट्री फैमिली में ये किसके द्वारा देखा जाता, खोजा जाता है, तो पेडिग्री एनालिसिस के द्वारा, और मैंने अभी पेडिग्री एनालिसिस बता दिया। सम मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आर हेमोफीलिया, कुछ मेंडेलियन डिसऑर्डर्स का कुछ नाम है, तो हेमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारे को याद रखेंगे, आपको मेंडेलियन डिसऑर्डर का सिर्फ एग्जांपल भी पूछ सकता है, तो आप ये भी लिख देना। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे प्यारे दोस्त, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ लीडिंग स्ट्रैंड एंड अ लैगिंग स्ट्रैंड, मतलब कि डिफरेंस वाला क्वेश्चन मैंने तो 50 बार से ज़्यादा बोल रखा है। डिफरेंस वाला क्वेश्चन जितना भी हो ना हमारे प्यारे दोस्त, वो इंपॉर्टेंट है, डोंट मिस इट। तो लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड में डिफरेंस क्या है, तो देखिए लीडिंग स्ट्रैंड क्या होता है, अ लीडिंग स्ट्रैंड विच इज फॉर्म्ड इन अ कंटिन्यूअस स्ट्रेच इन द 5:3:1 डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमर्स ऑन वन ऑफ द पेरेंट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। देखिए जो आपका लीडिंग स्ट्रैंड होता है वो कैसे बनता है, तो कंटिन्यूस स्ट्रेच से 5 इंचेस टू लेकर 3 इंचेस के हिसाब से, और वो डायरेक्शन के साथ चलता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमर, जो कि आपका पेरेंट्स के द्वारा, पेरेंट्स का जो डीएनए होता है उससे मिलता है। इसका क्या होता है, इसमें देखिएगा आपका लैगिंग स्ट्रैंड फॉर्म होता है स्मॉल पीसेस ऑफ डीएनए से, जिसको कि हम लोग बोलते हैं ओकाजाकी, ठीक है, ओकाजाकी आपका एनिमे वगैरह भी आता है, फ्रेगमेंट्स एंड देन ज्वाइन टुगेदर बाय डीएनए लाइगेज, ठीक है। इसी का फिर दूसरा देखना, द ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ दिस स्ट्रैंड 5 इंचेस टू 3 इंचेस इज 5:1 to 3:1 इज एस्टैब्लिश्ड एट द टाइम द जाइगोट इज प्रोड्यूस। इसमें जितना भी डायरेक्शन है ना, जब जाइगोट फॉर्म हो जाता है उसी समय सब कुछ आ जाता है। इसमें लेकिन ऐसा नहीं है, दाऊ द स्मॉल पीसेस ग्रो इन, स्मॉल पीसेस ग्रो होता रहता है, ठीक है। तो आता है क्वेश्चन में हम लोग नेक्स्ट 24 की तरफ, व्हाट इज जेनेटिक कोड, गिव इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। व्हाट इज जेनेटिक कोड, गिव इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है हमारे प्यारे दोस्त, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है तो जेनेटिक कोड्स क्या होता है और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो जेनेटिक्स कोड हमारा प्यारे दोस्तों वो होता क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा। जेनेटिक कोड्स रेफर्स टू द सीक्वेंस ऑफ द 4 बेसेस, जेनेटिक कोड्स आपको रेफर करता है सीक्वेंस का, 4 जो बेस होता है सीक्वेंस को, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ठीक है, जो कि डीएनए का एक स्ट्रैंड होता है। कोई दिक्कत, रिप्रेजेंट करता है कोड दैट कंट्रोल्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स टू मेक अप साइटोप्लाज्म ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड डायरेक्ट्स इट्स फंक्शनिंग। और ये क्या काम करता है, कंट्रोल करता है और कंस्ट्रक्शन करता है प्रोटीन और एंजाइम्स को, जो कि आपको साइटोप्लाज्म को और किसी भी ऑर्गेनिज्म बनाने में मदद करता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर
24 हमारे प्यारे दोस्त, यानी कि 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉरी मैं भूल गया, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए ध्यान से। ट्रिपलेट कोड आपका क्या होता है? पहला आपका कैरेक्टरिस्टिक्स में ट्रिपलेट कोड, ठीक है। दूसरा आपका नॉन ओवरलैपिंग, तीसरा आपका जो हो जाएगा डीजेनरेट, ठीक है। और उसके बाद देख लीजिए चौथा आपका यूनिवर्सल। ये सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। उसके बाद 25। तो ये सारे के सारे आप बस 1 मिनट देखो, वो मेरा जो रूम का जो गेट है वो ऐसे मम्मी खोल दी है, तो उसको लॉक कर देता हूँ। बाहर का आवाज़ वगैरह ऐसे गूंज रहा होगा तो उसको लॉक करके आते हैं, तो आप तब तक ऐसे इसको देख लीजिए, ठीक है। 1 मिनट का तो समय लगेगा आपको। तो दोस्तों आ गया वापस, चलिए। तो कहता क्या है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स में, पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ट्रिपलेट कोड में होता है। क्या होता है वो? ट्रिपलेट कोड में अ पार्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ 3 बेसेस, पार्टिकुलर सीक्वेंस होना चाहिए 3 बेसेस का, वुड कोड फॉर पार्टिकुलर अमीनो एसिड्स एंड दिस ट्रिपलेट इज कॉल्ड एज कोडोन। इसको कॉन्डम मत समझ लीजिए, कोडोन है, ठीक है। 3 codon, that is UAA, UAG and UGA serves as stops codons and 1 codon AUG serves as initiating codon, ठीक है। चलिए क्वेश्चन इसी का फिर नॉन ओवरलैपिंग में आपका क्या होता है? इन mRNA में आपका जो मॉलिक्यूल होता है उसका जो सीक्वेंस होता है 3 एट अ टाइम शॉर्टिंग फ्रॉम ए स्पेसिफिक पोजिशन इन नॉन ओवरलैपिंग फैशन, ठीक है। चलिए इसी की तरह से तीसरा जो है डीजेनरेट में आपका Many amino acids may have more than 1 codon and codons specifying the some amino acids are called degenerate। तो degenerate समझ गया। इसी की तरह से they differ in only in third base। लास्ट आपका यूनिवर्सल में the same code dictionary is used by all organisms irrespective of their साइलोजेनिस एंड सो इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल, ठीक है। इसीलिए इसको यूनिवर्सल कहा जाता है। एक्सेप्शन टू दिस फाउंड इन डीएनए, एमडीएनए। तो ये था हमारे प्यारे दोस्त क्वेश्चन 24 का कैरेक्टरिस्टिक भी हमने देख लिया। लास्ट क्वेश्चन है हाउ आर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स काउज्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे प्यारे दोस्त, इसको वीवीआई टिक कर लीजिएगा। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स कैसे होता है वीवीआई टिक कर लीजिएगा। 25 नंबर आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हाउ आर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स काउज्ड, एक वीवीआई क्वेश्चन है, इसको टिक कर लीजिएगा। बार बार बोल रहा हूँ। चलिए क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कैसे होता है? तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो होता है ना आपका, वो होता है एब्सेंस और एक्सेस ऑफ एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ 1 और मोर क्रोमोसोम। कैसे होता है? तो या तो एब्सेंस हो जाए क्रोमोसोम का, या तो एक्सेस हो जाए, यानी कि एब्सेंट हो जाए तो बहुत ज़्यादा हो जाए क्रोमोसोम का, ठीक है, अरेंजमेंट में। तो वो इसका आपको ऐसे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होगा। द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इज 46, यानी कि 23 पेयर्स, यानी कि 23 का 2 पेयर्स होता है। लेकिन आउट ऑफ 3 22 पेयर्स आर ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम आर सेक्स क्रोमोसोम। लेकिन उसमें से 22 का जो पेयर होता है वो आपका होता है क्या? आपका क्रोमोसोम्स नॉर्मल, लेकिन एक जो होता है 1 पेयर आपका उसमें से वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। समटाइम्स अदर एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम मे बी इंक्लूडेड इन इंडिविजुअल और एन इंडिविजुअल में लैक 1 ऑफ एनी 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो क्रोमोसोम है ना, एडिशनल कॉपी हो जाता है, बन जाता है, फिर घट जाता है, तो इसमें लैक होगा या तो फिर बढ़ जाएगा। तो इसी कारण से या तो घट जाए या तो एक्सेस हो जाए क्रोमोसोम आपका, तो ये आपका क्रोमोसोमल आपका डिसऑर्डर को क्या करता है? क्रिएट करता है। तो हमारे प्यारे दोस्त यही थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, टिक कर लीजिएगा इसको वीवीआई में, वीवीआई टिक कर लीजिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है व्हाट आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स। आरएनए और डीएनए का कोई भी क्वेश्चन हो उसको मिस मत कीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 टाइप्स ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स, हाउ इज इच रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो। और ये दोनों का दोनों कैसे रिलेटेड होता है, किसके लिए? इंफॉर्मेशन फ्लो के लिए। तो देखिए मेरे भाई, कितना आपका टाइप्स होता है? तो देखिए आरएनए का आपका 3 टाइप्स, मेजर देखा जाए तो 3 टाइप्स होता है। अगर आपने पढ़ा होगा तो कौन कौन सा? तो मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए, ठीक है, ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए, ठीक है, राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए, ठीक है। ये 3 टाइप्स आपका मेजर होता है। ऑब्जेक्टिव में भी आप इसको लिख सकते हो।
अब ये तीनों के तीनों रिक्वायर्ड होते हैं किस प्रोसेस के लिए? तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस करता है ये, इसके लिए तीनों जरूरी होता है। जो आपका मैसेंजर आरएनए होता है ना, वो आपका टेम्पलेट प्रोटीन सिंथेसिस आपको प्रोवाइड करता है, और उसके बाद आपका जो ट्रांसफर आरएनए होता है ये अमीनो एसिड को ऐसे प्रोवाइड करता है, जेनेटिक कोड, और फिर आरएनए, ठीक है। मतलब कि जो लास्ट आपका बचा राइबोसोमल आरएनए, वो आपका स्ट्रक्चर एंड कैटलिक रोल को ऐसे प्रेफर करता है, ट्रांसलेशन करता है। तो यही था हमारे आरएनए का मेजर टाइप्स और उसका फ्लो। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट आर द 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द जेनेटिक मटेरियल? इसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट हिट लिस्टेड क्वेश्चन है बिहार बोर्ड से रिलेटेड। आपको इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स लिखना है जेनेटिक मटेरियल का, इसेंशियल रिक्वायरमेंट जेनेटिक मटेरियल का। तो इसेंशियल रिक्वायरमेंट होता है जेनेटिक मटेरियल का कौन कौन? तो देखिए, कहता है जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया। क्या क्या? तो पहला जो आपका पॉइंट है देखिएगा, जेनेटिक मटेरियल है तो वो भाई रेप्लिका जरूर बनाएगा, डुप्लीकेट जरूर करेगा। तो इसलिए वो आपको एबल होना चाहिए रेप्लिकेट करने के लिए, इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेट। दूसरा, इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल, ठीक है। तीसरा, इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर म्यूटेशन एंड एवोल्यूशन। तो ये थे हमारे तीनों के तीनों आपको क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट इसेंशियल रिक्वायरमेंट। तो तीनों हो गया। 28 क्वेश्चन में देखिएगा ध्यान से, व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड? भाई अंडरलाइन कर लो भाई बहन जो भी हो, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेप्टाइड बॉन्ड क्या है और ये कैसे बनता है। तो पेप्टाइड बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन की अगर बात करें, जो एडजस्ट अमीनो एसिड होता है वो लिंक होता है एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड से। यहाँ पर आप उसका चेन देख सकते हैं, ये आपका चेन देख सकते हैं, अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड 2, आप ये पेप्टाइडल ट्रांसफेरेस एंजाइम से कनेक्टेड है। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड को क्या करता है? बना लेता है। ये आप इसको जरूर लिखेंगे, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द रोल ऑफ नॉनसेंस कोडोन इन प्रोटीन सिंथेसिस? एक और इम्पॉर्टेंट, नॉनसेंस कोडोन का प्रोटीन सिंथेसिस में क्या? ये कोडोन लिखा हुआ है, कोई इसको तेजी में कॉन्डो मत पढ़ देना भाई लोग। कहता क्या है? नॉनसेंस कोडोन एज द नेम इंडिकेट्स, जैसा कि आपका नाम से है, वो नाम ही बताता है, कोड फॉर नथिंग इन ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड। कोड है ये, ऐसा कोड है जो कुछ भी नहीं करता है, आपको पॉलीपेप्टाइड को ग्रोथ करने में कुछ भी नहीं करता है। चेन, दस द एडिशन ऑफ न्यू अमीनो एसिड स्टॉप्स एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन स्टॉप्स। इसीलिए जो आपका प्रोसेस है अमीनो एसिड का रुक जाता है। तो ऊपर आपने देखा था क्वेश्चन नंबर 28 में, ठीक है। आगे कहता है दस नॉनसेंस कोडॉन्स एक्ट एज स्टॉप सिग्नल्स एंड टर्मिनेट द ट्रांसलेशन प्रोसेस, ठीक है। देर आर 3 नॉनसेंस कोडॉन्स विच UAG, UAA एंड UGA, ठीक है। आप इसको ये सब जरूर देखे होंगे। चलिए क्वेश्चन आते हैं 30 की तरफ, जो हिट लिस्टेड क्वेश्चन है। मैंने केमिस्ट्री में चीख कर कहा है कि भाई ये रिपीटेड क्वेश्चन होता है, हर साल आपको RNA और DNA से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, नोटिस दे देता हूं आपको पहले ही, जो आपका सब्जेक्टिव चल रहा है ना, सब्जेक्टिव का जो वीडियो चल रहा है, यकीन कर मेरे भाई, जैसा चल रहा है वैसा चलते रहेगा। जो 900 क्वेश्चंस का मैंने बात किया वो तो चलेगा। अब सुनो, एक आप लोग के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात, 1000 प्लस हर एक सब्जेक्ट से, PCM के हर एक सब्जेक्ट जो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, उसके 1000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का ऐसे सेशन आने वाला है बहुत ही जल्द, ठीक है। और उस 1000 ऑब्जेक्टिव में से आपका हर एक टॉपिक कवर अप होगा, एक भी टॉपिक आपका नहीं छूटेगा, ईच एंड एवरी टॉपिक आपका कवर अप होगा, ये हमारी गारंटी है, ठीक है। तो उसके लिए तैयार रहिएगा। वो मोस्ट प्रोबेबली अगस्त के मंथ के बाद या सितंबर से स्टार्ट किया जाएगा ऑब्जेक्टिव का सेशन, ठीक है। बहुत ही मेहनत से तैयार किया जा रहा है, 1000 प्लस ऑब्जेक्टिव्स उसमें होने वाले हैं, तो उसके लिए आप लोग तैयार रहेगा। चलिए, तो अभी क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए। 30 कहता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन DNA एंड RNA। रट्टा मार लेना भाई, इसको बता रहा हूँ, दोनों ही में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। RNA DNA में डिफरेंस आप ये भी लिख सकते हो, और आपकी मर्जी, आपको जो लिखना हो। DNA और RNA का डिफरेंस, पहला, इट यूजुअली ऑकर्स इनसाइड न्यूक्लियस एंड सम ऑर्गेनल्स, सम सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। दूसरा, वेरी लिटिल RNA ऑकर्स इनसाइड द मॉलिक्यूल्स, मोस्ट ऑफ इट इज फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। फर्क यही है, DNA आपका जेनेटिक मटेरियल होता है, RNA आपका जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, ठीक है। एक्सेप्ट आपका वायरस,
जो कि रियो वायरस होता है, वो आपका सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है। नेक्स्ट आपका होता है, ये आपका डबल स्ट्रैंड का होता है, एक्सेप्शन के तौर पर आपका वायरस खाली छोड़ दो तो ये 174, ठीक है। बाकी आरएनए आपका सब कुछ सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, एक्सेप्शन आपका डबल स्ट्रैंड का रिवो वायरस। चलिए नेक्स्ट, इसी में फिर आपका डीएनए आपका कंटेन्स करता है मिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। वहीं आपका जो ये डिपेंड करता है, ठीक है, डिपेंड करता है आरएनए के टाइप पे, तो ये आपको करीब करीब 70 से 12,000 न्यूक्लियोटाइड्स को कंटेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका डिफरेंस 5th नंबर, मॉलिक्यूलर वेट रेंजेस फ्रॉम 3 to 4 मिलियन इन इक्वेरियन कोली टू 363 मिलियन इन क्रोमोसोम ऑफ ह्यूमन बींग्स। इसमें आपका मॉलिक्यूलर वेट रेंज करता है 25,000 to 2 लाख। इसी तरीके से आपका इट इज़ फोलेगन पॉजिटिव, आरएनए इज फोलेगन नेगेटिव। डीएनए इज ओनली ऑफ 2 टाइप्स, डीएनए का सिर्फ 2 टाइप्स, इंट्रा न्यूक्लियर और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर। आरएनए का आपको पता है कि अभी 3 टाइप्स मैंने बताया, आरएनए, एमआरएनए, आरएनए, यूटीआरएनए का 3 टाइप्स मैंने बताया। उसके बाद ये आपका कंटेन करता है डीऑक्सीराइबोज शुगर, ये आपका कंटेन करता है राइबोज शुगर। उसके बाद 10 नंबर, नाइट्रोजन बेस्ड थाइम ऑकर्स इन डीएनए अलोंग विथ 3 अदर्स, एडनिन, साइटोसिनिन एंड गाउनिन, ये तीनों चीज़ को कंटेन करता है। लेकिन आपका वहीं पर आरएनए आपको सिर्फ और सिर्फ थाइमेनीज को है रिप्लेस कर देता है किससे, यूरासिल से आरएनए में। बाकी का अदर जो है वो सिमिलर होता है, कोई दिक्कत। तो ये बाकी का जितना डिफरेंसेस है आप कोई भी इतना पढ़ सकते हो, ये सारा का डिफरेंस 20-22 डिफरेंस लिखा हुआ है, आप सब कुछ पढ़ सकते हो। मैंने आपको ये बता रखा है, जो भी आरएनए या डीएनए से कोई भी क्वेश्चन हो ना, उसको स्किप मत कीजिएगा, स्किप केवल वो नहीं है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इंग्लिश डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए को आपको लिखना है। तो देखिए पहला ए डीएनए, ठीक है, पहला जो डीएनए का टाइप होता है ए डीएनए, दूसरा बी डीएनए, तीसरा जो डीएनए का टाइप होता है वो हमारा सी डीएनए, चौथा जो डीएनए का टाइप होता है वो हमारा डी डीएनए, ठीक है। तो ये सारा का सारा डीएनए है, याद रखेंगे। पांचवा डीएनए का टाइप है जेड डीएनए। तो ये जो है ना हमारे टाइप्स है, तो इसको 5 तरह का हमारे जो डीएनए के टाइप्स है उसको ही लिखना है। अब इसके बारे में थोड़ा सा भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अब जैसे कि ए डीएनए क्या होता है, तो ए डीएनए के पास 11 बेस पेयर होता है, ठीक है, जो कि ऐसे टाइटल्ड होता है एक्सेस ऑफ द हेलिक्स y20.2 डिग्री से लेकर के 75% ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी इसमें प्रेजेंस होता है Na+, K+ और CS+ आयंस का। तो ये इसका फीचर्स हो गया ए डीएनए का, आप लिख देना। बी डीएनए में क्या होता है, तो इसमें 10 पेयर्स होता है जो कि टाइटल होता है, हेलिक्स एक्सिस वाई पे कितना 6.3 डिग्री, ठीक है, और ये 92% रिलेटिव ह्यूमिडिटी इसमें पाया जाता है और लो आइकोनिक स्ट्रेंथ होता है। इसी तरीके से फिर आपका सी डीएनए में क्या होता है, तो इसका ऐसे 9.33 बेस पेयर्स होता है, ये निगेटिवली टाइटल होता है हेलिक्स एक्सिस से, वो जिसका कि आपका वैल्यू होता है वाई 7.8 डिग्री। ये आपका 66% रिलेटिव ह्यूमिडिटी इसमें पाया जाता है, लिथियम वगैरह भी, ठीक है। डी डीएनए में आपका 8 बेस पेयर्स होता है जो कि निगेटिवली टाइटल होता है हेलिक्स एक्सिस से, जिसका कि वाई का वैल्यू होता है 16.7 डिग्रीज, ठीक है। और डी डीएनए जो अभी आपने देखा है, जेड डीएनए आपका होता है लेफ्ट हैंडेड डबल हेलिक्स डीएनए होता है जो कि जिगजैग शुगर फोटोस्टेट बैकबोन एंटी पैरेलल मैनर में आपको ये सेटल होता है। इसके पास 12 बेस पेयर्स होता है जो कि आपका टाइटल होता है हेलिक्स वाई से 70 डिग्री का। तो यही थे हमारे टाइप्स ऑफ डीएनए, ठीक है, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए और जेड डीएनए। आई होप सो कि इसमें कोई डाउट ना हो। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट हैपेंस इन हेमोफीलिया। हेमोफीलिया में क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको मिस नहीं कर सकते हो, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेमोफीलिया में क्या होता है, देखिए जब हेमोफीलिया होगा तो हेमोफीलिया का दूसरा नाम हम लोग बोलते हैं ब्लीडर्स डिजीज। क्या, हेमोफीलिया इज कॉल्ड ब्लीडर्स डिजीज। द टाइम टेकन इन ब्लड क्लॉटिंग ऑफ हेमोफिलिक पर्सन इन फ्रॉम 1 to 24 आवर्स। देखिए जो ब्लड क्लॉटिंग होता है हेमोफीलिया में वो 1 से 24 घंटा का समय लेता है। इसीलिए जो ब्लड है ना वो लॉस टेक्स प्लेस इन सच पर्सन आफ्टर ऑर्डिनरी कट और इंजरी। तो इसीलिए जो भी कट वगैरह लगेगा तो कुछ लॉस होगा तो फिर ऐसे ब्लड आना ही है। आगे क्या कहता है, द डेथ में ऑकर्स ऑफ सच पर्सन ड्यू टू एक्सेसिव ब्लड लॉस। तो हेमोफीलिया में बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा ऐसे क्या होता है, आपका ब्लड क्या होता है, लॉस होता है। और ब्लड क्लॉटिंग जो जमने का स्थिति है वो धीरे होता है। इसीलिए जो अगर मान लीजिए कोई एक्सीडेंट होता है जिसको कि हेमोफीलिया का अगर कोई शिकार है तो समझो कि उसका मौत बहुत ही जल्दी होने वाला है, क्योंकि ब्लड अगर उसका एक बार कहीं से कट गया तो रुकने वाला नाम नहीं है, जल्दी नहीं रुकेगा, तो इसलिए हेमोफीलिया उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 कहता है,
व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड। ये मैंने आपको बहुत पहले भी अप्रोक्स 5 to 6 क्वेश्चन जो मैंने डील कर रहा था, तो उसमें मैंने क्वेश्चन को ऐसे बताया था कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड। तो देखिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स सारा वही सेम है, द कोडोन्स आर ट्रिपलेट, वन कोडोन कोड्स फॉर ओनली वन अमीनो एसिड, सो जेनेटिक कोड इज स्पेसिफिक एंड अनएम्बिगियस, ठीक है। दूसरा, जेनेटिक कोड इज डीजेनरेटेड, दैट इज सम अमीनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन, ठीक है, एक से ज्यादा कोडोन का भी ऐसे बन सकता है। नेक्स्ट जो है आपका कोडोन आपका कंटिन्यूअस होता है, रीड इन कंटिन्यूअस मैनर विदाउट एनी पंक्चुएशंस। और इसका एक और लास्ट होता है जो आपको कोडोन, वो यूनिवर्सल होगा। तो यही था हमारा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। 34 क्या कहता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रूफ रीडिंग इन डीएनए सिंथेसिस। VBI क्वेश्चन है, प्रूफ रीडिंग आपका इसका पर्पस क्या होता है डीएनए सिंथेसिस में। तो देख भाई, द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, यहाँ से देख लो नीचे से, वो शायद फिर कम पड़ जाए। कहता है द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन इज एफिशिएंट एंड एक्यूरेट। जो प्रोसेस है रेप्लिकेशन का, रेप्लिकेट करने का, डुप्लीकेट बनाने का, वो एफिशिएंट और एक्यूरेट होता है, ठीक है। स्पेसिसिटी ऑफ बेस पेयरिंग एंश्योर्स एग्जैक्ट रेप्लिकेशन। देखिए अब जो स्पेसिसिटी होता है ना बेस पेयर का, अभी जो देखा था ना आपने डीएनए में 10, 11, 12, 8, ये सारा का जो बेस पेयरिंग है ना, ये जो उसका स्पेसिसिटी होगा ना, ये आपका एग्जैक्ट रेप्लिकेशन बनाने में मदद करता है। समटाइम्स एनी रॉन्ग बेस इज 1 to 10,000। अगर कभी कभी गलत की बात की जाए तो 1 से 10,000 के बीच में हो सकता है। कैन बी रिमूव्ड बाय प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, इट इज डन बाय द एंजाइम डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो इसको याद रखेंगे कि ये किसके द्वारा किया जाता है, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के द्वारा, एंजाइम के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर। डीएनए स्ट्रक्चर का एक इंपॉर्टेंट फीचर्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान में देखिएगा। कहता क्या है, डीएनए डबल हेलिक्स इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। डीएनए का जो डबल हेलिक्स होता है वो किस चीज़ से बना होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से। जो बैकबोन है आपका मेड अप ऑफ शुगर, फॉस्फेट एंड द बेस प्रोजेक्ट्स इनसाइड। नेक्स्ट इसका है, द 2 strands are anti-parallel, that is one with 5 inches to 3 inches polarity and the other with 3 inches to 5 inches। मतलब कि पैरेलल है, एंटी पैरेलल, पैरेलल नहीं एंटी पैरेलल है। नेक्स्ट आपका है, जो बेस पेयर होगा ना वो विथ ईच अदर वाया हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगा। एडनिन फॉर्म्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ थायमाइन एंड द गुआनिन पेयर्स विथ साइटोसिनिन बाय 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो ये सबके साथ जो है वो बनाएगा अपना हाइड्रोजन बॉन्ड्स को जोड़ करके। नेक्स्ट इसका फीचर्स है जो कि लास्ट, जो 2 स्ट्रैंड्स है वो क्वाइल्ड होगा राइट हैंडेड फैशन में। 1 टर्न करेगा, कंटेन्स 10 बेस पेयर को, एक एक कंटेन करेगा 10 10 बेस पेयर्स को। तो यही थे हमारे 5 लास्ट, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। लास्ट जो आपका 36 to 40 चलेंगे ना, वो भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक होगा। उसके बाद जो ओवरऑल आपका जो क्वेश्चन चलेगा 40 to 50 का, ठीक है। तो पूरा का पूरा जुलाई मंथ में आपका क्वेश्चन 50 क्वेश्चंस को कवर अप करा दिया जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली 3 क्लास। तो देखा जाए तो 9 क्लास में आपका कंप्लीट होगा, क्योंकि एक क्लास फिर आपका अभी फिजिक्स का चलेगा, फिर आपका केमिस्ट्री का, तो उसके बाद फिर बायोलॉजी का। तो इसी तरीके से 3 वीडियोज आने में 9 डेज का समय लग जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक होने वाला है, तो इसको ऐसे स्किप नहीं करेंगे। इसका PDF जरूर से जरूर आप इसे ले लेंगे, हमारे टेलीग्राम लिंक से। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक करना, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करना वीडियो को, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए, एग्जाम की तैयारी आप करते रहिए। 2023 बोर्ड की एग्जाम की तैयारी के लिए 900 क्वेश्चंस हम ऐसे प्रिपेयर करा देंगे, और 900% गारंटी आपका ऐसे एग्जाम बहुत ही बेहतरीन जाएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आई होप सो कि वीडियो आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई भी डाउट हो कमेंट कर लीजिए। आपका हमारे इस वीडियो पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग फिर से मिलेंगे कोई अगले वीडियो में एक धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, एग्जाम की तैयारी करते रहिए।